में आप सभी का स्वागत है। आज सेशन को शुरू करने के लिए मैं खुद आया हूँ और मैं ही आगे भी सेशन को कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप आप सब लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो। इट इज क्लियर। दीपक सर, अगर आप हो तो आप कंफर्म कर सकते हो। Yes, sir, you यस are सर, यू audible. ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारा डेली हडल होता है उसमें सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि आप वीडियो पे आ जाइए। तो अगर आप वीडियो पे नहीं हैं तो आप वीडियो पे आ जाइए। दूसरा, हम डेली आपको बताते ही हैं कि आपको डायरी पेन लेके बैठना है, तो आप प्लीज़ रेडी रहिए। फ़ायदा क्या होता है ये सब करने का? फ़ायदा ये होता है कि आपको पता नहीं है कि आपको दोबारा से समय मिले या ना मिले इस लर्निंग को दोबारा से करने का। सो अगर आप अपने जीवन का आधा घंटा निकाल ही रहे हैं तो उसको अच्छे से भी यूज ही कर सकते हैं, मतलब ये भी आपका समय ही है। और कहते हैं ना कि सबसे सबसे ज्यादा जो प्रीमियम एसेट है वो है टाइम। सो आप अपने समय की कदर कीजिए, ध्यान से सुनिए इन सेशंस को, डायरी पेन लेकर आइए और नोट्स बनाइए। कुछ भी सवाल हो तो मुझे चैट विंडो पे भेजिए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। जल्दी से मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वार्म वेलकम। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आए रखे हैं। मोहित सर, एज ऑलवेज फर्स्ट मैसेज आता है उनका हरे कृष्णा का। थैंक यू सो मच चरण सर, मोहित सर, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। सो अब हम आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वन सेकेंड, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को open करता हूँ। ओके, सो मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है? आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं, थैंक यू। ओके, सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया फ्रेमवर्क। साथ में बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट भी है। और मैं हमेशा की तरह आज भी आप सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लेकर आया हूँ। यानी कि हमारी फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग तो होगी ही होगी डेली बेसिस पे जैसे होती है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी रहेगा आप सबके लिए। सो बिफोर आई गो टू दैट कंटेंट, जल्दी से मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ। अगर आप मुझे गेस करके बता सके कोई भी फ्रेमवर्क जो हमने अभी तक कंप्लीट करे हैं, आप मुझे फ्रेमवर्क का नाम बता सकते हैं, कुछ भी, दो तीन जो भी आपको याद आ रहे हैं। सोचिए कि हमने अभी तक कितने फ्रेमवर्क्स कर लिए हैं, अगर आपको आप रिकॉल कर पाए। सो लेट मी सी, आप में से कौन लोग अटेंटिव हैं, डेली बेसिस पे भेज रहे हैं। प्रकाश सर बता रहे हैं मैरर मॉडल, आई थिंक वो टाइपो एरर हो गया है, आई थिंक ही वांटेड टू से एरो मॉडल। निधि मैडम, एरो मॉडल। मोहित कुमार सर चार बता रहे हैं, चार ही नाम बताने का कोशिश कीजिए, नाम अगर आप बता सकें। फिर से निधि मैडम, मेरे को महसूस होती है मैडम हमेशा सही आंसर देती है। एक और बता रही है 8P। दूसरा, डिजाइन थिंकिंग, एक्चुअली फ्रेमवर्क का नाम नहीं था तेज सर, ट्राई एंड रिकॉल। दीपक सर बता रहे हैं एंट्री बैरियर। अभिषेक सर, बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर। ओके, निधि मैडम ही बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, बाकी सब लोग लगे आई थिंक रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दीपक कुमार सर, परफेक्ट कस्टमर वर्सेस। रिया मैडम, फोकस पायलट मार्केटिंग। अभिषेक सर, हायर एम्प्लॉयज एंड मैन पावर। आई थिंक एम्प्लॉयज का जो फ्रेमवर्क था उसका नाम कुछ और था, आप नाम याद करने की कोशिश कीजिए। विकी सर, सर प्लीज ब्लॉगिंग पर कुछ सेशन कीजिए। ओके, रूबी मैडम, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, वेरी गुड। आपने ऑलमोस्ट कल्टीवेटिंग नवरत्नास, ये आप सही कह रहे हो, आप ये सब हमने फ्रेमवर्क्स करे हैं। बेसिकली मैं सेशन के शुरू में सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि आप सब लोग जो इधर उधर सोच रहे होते हो ना, तो अब आप ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो। सो आज से कह रहे हैं सी थिंग्स बेटर देन दे आर, यस अ वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क। गगन सर कह रहे हैं फ्रेमवर्क का वीडियो देना वाले थे आप। गगन गुप्ता सर, एक्चुअली फ्रेमवर्क की जो वीडियो की लिस्ट है वो ऑलरेडी मेरी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। अगर नहीं रिसीव हुई है आप सबको तो मैं दीपक गुप्ता, दीपक सर जो है, दीपक बोलसर से जो ट्रेनिंग टीम में काम करते हैं, मैं उनसे चेक कर लेता हूँ और इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सो दोस्तों, सवाल पूछने का मतलब पर्पस यही होता है ताकि आप सब लोग अब वापस इस तरफ फोकस करें। अगर इधर उधर सोच रहे होते हैं, सो सवाल पूछने से आपको वापस कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प मिलती है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम फ्रेमवर्क की वीडियो, टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम्स, उनके अलावा नीट एनालिसिस के क्वेश्चंस और आप सबके साथ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। कुछ बोनस कंटेंट भी रहेगा।
आज मैं आपके साथ बोनस कंटेंट के साथ ही शुरू कर रहा हूँ, यानी कि आपको स्वीट पहले खिला रहा हूँ, फिर मेन कोर्स बाद में। जनरली क्या होता है, मेन कोर्स पहले होता है, फिर स्वीट बाद में होता है। आज मैंने थोड़ा सा स्टाइल को चेंज किया। आज मैं आपको स्वीट पहले दूंगा और फिर उसके बाद मेन कोर्स बाद में। दोस्तों, आपने एरो मॉडल सीखा था मेरे से, और मैंने अभी सवाल भी पूछा था आप सबसे कि कितने फ्रेमवर्क्स हमने कर लिए हैं। आपने सबसे पहले मुझे बताया था, बहुत सारे टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि हमने एरो मॉडल किया था। मैं आपकी मेमोरी को रिकॉल करने में हेल्प करता हूँ। एरो मॉडल बेसिकली क्या था, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, ये तीन सवाल जो है ना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जिससे मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान रेडी कर सकता हूँ। चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। बेसिकली मुझे मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेनी है वो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, और मेरा गोल क्या है मैं वो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। मैं अभी तक कितना अचीव कर पाया हूँ, ये सब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा एरो मॉडल के फ्रेमवर्क की मदद से। आज मैं आप सबके साथ ये क्यों बात कर रहा हूँ, ये तो हमने 4-5 सेशन पहले बात करी थी। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हम एक जर्नी पर हैं, हम सारे के सारे लोग साथ में एक जर्नी की तरफ चल रहे हैं। पहला क्या है कि हम अपना माइंडसेट और जो हमारे बात करने का तरीका है उसको हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को पिच करने का से हम जा रहे हैं कस्टमर को सोल्यूशन देने की तरफ, यानी कि एज अ कोच और अ कंसल्टेंट की तरह बात करने के लिए। तो इसको कर पाने के लिए हमें एरो मॉडल के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है समझने, यानी कि हमें पता हो कि अगर कस्टमर से हमें एरो मॉडल के को को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल पूछने हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होते हैं और वो क्या सवाल होते हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल एज अ सैंपल बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये आपको कैसे बेनिफिट करेंगे। जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कस्टमर का नाम पूछते हो, हैंडशेक करते हो, अपना नाम बताते हो, अपना इंट्रोडक्शन करते हो। उसके बाद आप उससे पूछते हो, सर आपने मुझे इंक्वायरी भेजी थी बिजनेस की प्रॉब्लम को लेके, या आप सर जॉब देख रहे हैं, आप और बिजनेस के एक्यूमेंट को बिल्ड करना चाहते हैं, आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपने मुझे बताया था। उसके बाद आप उसकी नीड एनालिसिस करते हो। तो नीड एनालिसिस करते समय आप एरो मॉडल के क्वेश्चंस को यूज करोगे। तभी अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो आप फिर से पहले वाली अप्रोच पे चले जाओगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके काम आसान करने के लिए कुछ एरो मॉडल के रेडीमेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो क्या होगा, आप सक्सेसफुली एज अ कोच एंड अ कंसल्टेंट कस्टमर के साथ बात कर पाएंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट है उसको एज अ सोल्यूशन कस्टमर को बता पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हो स्क्रीन के उल्टे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मैंने बहुत ढूंढ के निकाली है। आप इस जो पर्सन है जो पेन लेके बैठा है, आप उसके एक्सप्रेशंस देखिए, और जो सामने जो कस्टमर बात कर रहा है आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैं 2 दिन से आपको बहुत बता रहा हूँ कोचिंग कैसे होती है, कोचिंग कैसे रहता है। ये ना एकदम एक्यूरेट इमेज है, आपको ऐसा ही बनना है। आप देखिए, जो पर्सन बात करने के लिए गया है तो वो बोल नहीं रहा है, वो सुन रहा है। देखिए कितनी कीनली सुन रहा है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए। और वो सवाल पूछ रहा है और सामने वाला कस्टमर उसको आंसर कर रहा है। आपको इसी लेवल को अचीव करना है। अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम बोलते आए हैं 52 फ्रेमवर्क, 4 घंटे का सेशन, ये सब। अब हमें क्या करना है, हमें एज अ कोच या कंसल्टेंट की तरह जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपके ये इमेज में बहुत रिसर्च किया तब जाके इमेज मिला, तो मैं आपको बताना चाहता था कि दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ। मतलब इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है खुद को मीटिंग्स में जब आप कस्टमर के साथ बात करें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, जब आप एरो मॉडल का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, कस्टमर से सवाल पूछते हैं, सॉरी, कस्टमर से सवाल पूछते हैं तो उसको एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज मतलब कि ओके, यस सर मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद रीफ्रेम कीजिए। मैं इतने सारे ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ, पैराफ्रेजिंग, पैरेटिंग। दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं इन सब वर्ड्स के लिए ना आप सबके लिए और भी सवाल लेकर आया हूं। मैं ना हर स्लाइड पे आपको एक लेवल डीप लेके जाता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको हर स्लाइड पे उसके और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए चीजें बताता हूं। मैं आपको इन सबको ना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद आप कस्टमर का जो डिस्कशन हो रहा है ना उसको डायरेक्ट करते हो एक जगह।
जैसे कि वो हो सकता है 10 बातें करे दुनिया भर की, मार्केट खत्म है, बहुत सारी चीजें बोले आपको, तो आपको डायरेक्ट करते हो उसको सवालों के माध्यम से। उसको बाद उससे ऑप्शंस पूछते हो। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ऑप्शंस बताते नहीं हो, आप ऑप्शंस पूछते हो। बिकॉज कोच और कंसल्टेंट रोज क्या होती है, वो पूछता ज्यादा है, बोलता कम है। और उसके बाद आप उसको समराइज करते हो, ताकि अब आ जाए स्टेज मेरे प्रोडक्ट के बात करने की एज अ सोल्यूशन। ठीक है, सो ये 5 स्टेजेस में आप सवाल पूछते हो। फिर से बोल रहा हूँ, पूछते हो, बताते नहीं हो, बोलते कम हो, सुनते ज्यादा हो। सो सबसे पहले दोस्तों, एक्नॉलेज के क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे कस्टमर ने मुझे बोला कि सर मुझे है ना अपने बिजनेस को बड़ा करना है। ये जनरली बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट होती है हमारे कस्टमर्स की। तो आप क्या पूछते हो, सर आप अगले 3 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं। या मैं आपको बहुत सारे सवाल दे रहा हूं दोस्तों, ये तो सिर्फ मेरे सवाल है जो मैं यूज करता हूं अपनी कन्वर्सेशंस में। आप इसको अपने आप से टेलर कर सकते हो। उसके अलावा अगर कस्टमर कहता है बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है, एकदम बर्बाद हो गया, ये लॉस हो गया, तो हम क्या पूछते हैं, हम बोलते नहीं है, हम पूछते हैं, सर आपको मतलब मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे चैलेंज आ रहा है सर, क्यों आप बिजनेस में ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। अगर फिर से गोल्स का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो आप इस साल में करना चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं और ज्यादा। और सर अभी तक आपने कौन सी स्टेप्स ली है अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। यानी कि जो सवाल है ना, मिक्स है, कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और कुछ गोल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सर अगर आपको आपके प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना हो या अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करना हो, तो आप वो कैसे करेंगे। इस समय अगर मैं बात करूं तो सर आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे करवाते हैं। सो ये दोस्तों ये कुछ सवाल हैं, एज एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। जब कस्टमर आपकी बात कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहा है, तो आप इस ये सब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी मदद से आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो। आप उसको बताइए, ओके सर थैंक यू, आपने मुझे बताया कि बिजनेस को बढ़ा करना है। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से क्लियर करने में, या सर आपको सही गाइडेंस देने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप इनमें से एक दो सवाल जो आपको रेलेवेंट लगे उस सिचुएशन के हिसाब से आप वो पूछ सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है रीफ्रेम। ओके, मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम। ओके सो एक और दूसरी स्टेज आती है रीफ्रेम। रीफ्रेम में आप क्या करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो आपने जो से चैलेंजेस बताए उसको और डीप लेके जाते हैं, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सर पहला सवाल क्या हो सकता है, सर अगर हम इनमें से एक प्रॉब्लम जिसके बारे में अगर हम उसको सॉल्व कर दें, या सॉल्व अगर आप करना चाहते हैं, तो वो कौन सी होगी। आपने मुझे 4 बातें बताई, उसमें से एक प्रॉब्लम कौन सी होगी जो आप डेफिनेटली यार सॉल्व करना चाहते हैं। या सर एक चीज ऐसी कौन सी है इन सब में से जो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर सकती है। सर आपने कभी सोचा है कि ट्रेनिंग आपके बिजनेस में किस तरीके से बेनिफिट लेके आ सकती है। दोस्तों आज तक आप क्या करते रहे, आप हमेशा बोलते रहे ट्रेनिंग हम कराते हैं सर, हमारी बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग है ना, हम बोलते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है ना, सामने वाला समझ जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से वो हमारा फोन नहीं उठाता। आपको पता है, आप हमेशा बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग टीम को कि सर कस्टमर फोन नहीं उठाता। आज आपको एहसास हो रहा होगा कि कस्टमर फोन क्यों नहीं उठाता, क्योंकि आपने बताया। अब आप जल्दी बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, बाहर स्वेटर पहन के जाना, बेटा ये मत खाना। और बच्चे क्या करते हैं, वो ही करते हैं जो आप मना करते हो, क्योंकि वो उसको अपोज करते हैं। वेर एज अगर हम सवाल पूछें, तो वो खुद बोलेंगे कि हम हमें मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग की नीड एस्टैब्लिश करते हैं बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसके अलावा सर आपने कभी सोचा है कि ट्रेनिंग आपके बिजनेस के चैलेंजेस को ओवरकम करने में कैसे हेल्प कर सकती है। अब मैं सवाल ये आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, उसके पीछे मेरा पर्पस है। जनरली क्या होता है, हम जब कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, तो हम उसको कन्विंस करने के लिए ओवर सेल करते हैं कि सर हम तो ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, सर कोच तो आपकी दुकान पे आके काम करके जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं होता। सो हमें
सवाल के माध्यम से उसको समझाने में मदद करनी है कि सर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेनिंग की मदद से आप अपने बिजनेस में कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उसको भी पता है कि बिजनेस तो उसी को करना है ना। गलती क्या होती है कि हम उसको ओवर सेल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम कोच और कंसल्टेंट का जो जर्नी है वो पूरा नहीं करते। इसी प्रकार से सर आप कौन सी स्किल डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग अपनी टीम के साथ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस है दोस्तों, सैम्पल क्वेश्चंस है। एज इट इज यूज नहीं करने, सिचुएशन के हिसाब से यूज करने हैं। मैं बार बार इसको रीआइट्रेट कर रहा हूँ, आप ये मत सोच लीजिए कि यही समंदर है, नहीं, ये तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है मेरा जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद रीडायरेक्ट में क्या करते हैं, अब हम कस्टमर को और डीप लेके जाते हैं। अब हमें सारे सवाल नहीं पूछने, मैं भी सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता, ये तो ट्रेनिंग हो रही है इसलिए आपको ज्यादा बताया जा रहा है। आपको इनमें से जो रेलेवेंट है वो क्वेश्चंस पिकअप करने हैं। इसमें आप पूछते हैं कि सर आपने स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज गैप्स आइडेंटिफाई करें जिससे आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस या अपनी टीम की परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं। सर अगर मैं आपको कुछ प्रोग्राम का बताऊं जो आपकी गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, सो आप कैसे असेस करेंगे कि ये प्रोग्राम इफेक्टिव है। देखो कितना पावरफुल क्वेश्चन है ना। जनरली क्या होता है कि कस्टमर जो है ना उसको पता ही नहीं होता उसको चाहिए क्या। यहाँ पे आप उसको वही समझ रहे, उसी से पूछ रहे हो कि सर अगर मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताऊं तो आप उसको कैसे असेस करोगे कि ये सोल्यूशन आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो ना, आपको याद है वो पिक्चर उसमें वो लिख रहा था, आपको भी ना नोट्स लिखने हैं। क्यों लिखने में आपको बताता हूँ सीक्रेट क्या है। जब वो वर्ड्स यूज कर रहा है ना, जो वर्ड्स वो यूज कर रहा है, आपको वही वर्ड्स को यूज करके है ना सामने वाले को आगे कन्विंस करना है या सामने वाले को सॉल्यूशन के बारे में बताना है। वन सेकेंड, आई हैव वन हैंड। थैंक यू भूपेंद्र सर फॉर योर confirmation. Bhupender sir mentioned these are powerful questions. इफ यू कुड रिकमेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाँ तो यहाँ पे हम कस्टमर की ना नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। सर अगर मैं आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बताना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ना देखिए हम यहाँ पे ना सब कुछ कस्टमर से ही पूछ रहे हैं। यू रिमेम्बर मैंने इतनी ट्रेनिंग्स में कोची के बारे में बताया। कोची हैज ऑल द आंसर, कस्टमर को एक्चुअली में पता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको बताने की कोशिश करते हो, इसलिए कस्टमर आपसे दूर भागता है। ऑप्शंस ऑप्शंस के क्या दो पावरफुल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सर। जनरली स्पीकिंग आप ऑनलाइन या इन पर्सन, इनमें से कौन सा ट्रेनिंग सेशन आप पसंद करते हो। या हो सकता है कि सर क्या कभी आपने ट्रेनिंग को कंसिडर किया है अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये दो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस हैं, इसमें आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। आखिरी में जब सोल्यूशन को बताने से पहले, बिकॉज आपने परमिशन ली थी कि आप कुछ सवाल पूछेंगे, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं सारे, और आप उसको बार बार एक्नॉलेज कीजिए कि थैंक यू सर फॉर शेयरिंग, वाओ सर दैट, आपको बहुत क्लैरिटी है आपके बिजनेस को लेके। आप उसको बार बार है ना उसको ईगो मसाज करते रहिए, बात करते रहिए। और उसके बाद आखिरी का सवाल हो सकता है कि सर what steps do you see as essential for integrating problem solving and growth focused training into your business। कि सर आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेप्स आपके लिए, यहाँ पे स्टेप्स मैं कस्टमर से पूछ रहा हूँ कि इसेंशियल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कस्टमर के दिमाग में बैठ जाएगा कि यार मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो सोचेगा अच्छा यार मैं क्या करूं, मैं सब कुछ करके देख लिया, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो वो खुद ना इस स्टेज पे आते आते ना उसके दिमाग में आपने नीड क्रिएट कर दी। इतने पावरफुल क्वेश्चन है ये सारे। और एक और मैं आपको एक और बोनस क्वेश्चन देना चाहता हूँ। इसमें आप पूछते हैं सर क्या आप और कुछ बताना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को या अपने अपने गोल को क्लैरिफाई करने के लिए, बिफोर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन है आपके लिए। सो इस तरीके से जब आपकी पूरी बात सुन लोगे ना, वो आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा, आपकी बात भी सुनना चाहेगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा, आपको एज अ कंसल्टेंट लेगा, नॉट एज अ सेल्स पर्सन। सो दोस्तों आप में से बहुत ये सोच रहे होंगे है, ये डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली स्पीकिंग जब एक हाथी पैदा होता है ना तो उसको है ना एक खूंटी से बांधा जाता है, ताकि वो, क्योंकि जो 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 नया नवजात शिशु होता है ना बहुत आतंक मचाता है तो उसको बांध के रखते हैं।
समय के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसकी शक्ति बढ़ती है, और जो खूंटी है वो वैसे ही रहती है, छोटी सी जो जंजीर होती है उसके साथ बांधी जाती है। लेकिन समय के साथ साथ जब वो बड़ा भी हो जाता है ना, तब भी वो अपने आप को उसी जंजीर से बंधा हुआ होता है, और वो अपने आप को कभी भी रिटेलिएट नहीं करता, खोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको बचपन से आदत है कि यार मैं तो बंधा ही हुआ हूं, ये टूटेगी नहीं मेरे से। तो बेसिकली आपको ना क्वेश्चन करना है खुद को कि यार क्या मैंने अपने एफर्ट्स करे हैं अपने अप्रोच को चेंज करने के लिए। और अगर नहीं करे हैं तो मेरी ट्रेनिंग में आप जब आते हैं, अपने आप को सवाल कीजिए कि क्या मैंने टाइम लगाया है इसको सीखने में, क्योंकि सिर्फ एक बार में नहीं आएगा, आपको ट्रेनिंग दोबारा से देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, बीएम्स, आरएम्स, आरटीएचएस के साथ, अलग अलग कस्टमर्स के साथ, तब जाके आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। मुझे 5 साल हो गए ये सब करते हुए, तभी मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ। सो ये था आज का बोनस कंटेंट दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, मैं एक बार जल्दी से देख लूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, फिर आई विल गो टू द फ्रेमवर्क वीडियो। हमें ऑल क्वेश्चन हिंदी में चाहिए, ओके। अब आकाश सर का रिक्वेस्ट आया कि हिंदी में भेज दीजिए शॉर्ट, आई विल ट्राई। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, सो इसलिए मैं हिंदी में अवॉइड करता हूँ। अब्दुल सर कह रहे हैं प्लीज स्लाइड नंबर 9 अगेन शो कर दीजिए। सर अब्दुल सर, आप वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आ रहा हूँ हमारे फ्रेमवर्क पे आज के, जिसका नाम है कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। मैं आपको वन लाइन में क्यों बताता हूँ, ताकि दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो। जब भी आप सुने ना कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल एक फ्रेमवर्क है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोई भी बिजनेसमैन, जॉब वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट इस फ्रेमवर्क की पाएगा, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रीमियम पे बेच पाएगा। यानी कि डिस्काउंट तो छोड़ो भाई लोग, क्रेडिट तो छोड़ो, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रीमियम पे कैसे बेचे, यानी कि मार्केट के प्राइस से ज्यादा कैसे बेचे, ये सीख पाएगा इस फ्रेमवर्क की मदद से। इसका नाम है कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। और डीप जाने से पहले मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और फिर मैं आगे का डिस्कशन करूंगा। ऑफिशियल सिद्धार्थ सर, आप हैंड रेज कर रखा है आपने, आप हैंड नीचे कर लीजिए। सवाल है तो आप भेज दीजिए चैट विंडो पे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस, द मनी मेकिंग मॉडल ऑफ योर कस्टमर। डे 2 में आपको याद होगा लीडरशिप फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कशन किया था। एक आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन हुआ था छज्जूलाल गुप्ता, डाबर और टेट्रा पैक के बीच में, जिसमें मैं डाबर बना था, आप सब लोग टेट्रा पैक बने थे। छज्जूलाल गुप्ता का 2 रुपए का जूस का डब्बा जिसमें लीकेज थी, आपने मुझे 6 रुपए का डब्बा बेचने की कोशिश करी। आपको याद होगा लीडरशिप फॉर्मूला में हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट की बातें करते हैं। प्रोडक्ट का फीचर और बेनिफिट बहुत बेसिक है। कस्टमर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, कस्टमर का वेल्थ क्रिएशन मॉडल, कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल, कस्टमर का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, सब कुछ कस्टमर को जब बड़ा करेंगे, when your customer will grow, when your customer will succeed, your success fee, increase in your success fee is only an outcome। इसका अर्थ क्या हुआ? उसको डिस्काउंट देने की जगह उसका प्रॉफिट, उसका बिजनेस, उसका रेवेन्यू बढ़ा दो, मेरी सक्सेस फी मिल जाएगी मुझे। वो उसकी बात करनी मॉडल, कस्टमर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, कस्टमर का सक्सेस कंसल्टिंग मॉडल, कस्टमर का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, सब कुछ कस्टमर पे फोकस करना। कस्टमर कहां से बड़ा होगा, कस्टमर को कहां से बड़ा कर सकते हैं, फोकस इस पे करें। इस पे ना करें कि मैं कैसे सस्ता दूंगा उसको, मैं कैसे बेच दूं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मेरा डब्बा लीक नहीं होता, मेरा डब्बे में लेयर 7 लेयर है, मेरा डब्बा डिजाइन में अच्छा है, मेरा डब्बा ऐसा, मेरा डब्बा वैसा। ये लोग प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मेरे डब्बे से क्या असर आएगा, कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। क्या जूस के डब्बे में उसके जो अनसेलेबल यानी कि सेल रिटर्न है उसको दे सकते हैं, क्योंकि मेरा जूस का डब्बा खराब नहीं होगा, तो फूड नॉट वेस्टेड यानी कि उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। जूस का डब्बा देखने में अमेजिंग है, बहुत सुंदर है, इसलिए उसका इन्वेंट्री तेज, इसका मतलब उसका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में ज्यादा डब्बे बेच जाएगा, इसका मतलब उसका आरओआई बढ़ जाएगा। लीकेज जूस का डब्बा ब्रांड
की परसेप्शन को खराब करता है। स्मार्ट जूस का डब्बा ब्रांड की परसेप्शन है, इसका मतलब उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ जाएगी। ये देखने में अच्छा है जूस का डब्बा, शेल्फ ऑफटेक बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। आपको याद होगा मैंने बिग बाजार की भी एक केस स्टडी उसमें बताई थी कि एक डब्बा है प्रिया गोल्ड बिस्किट का और एक डब्बा है ब्रिटानिया बिस्किट का। ब्रिटानिया बिस्किट वाला मार्जिन कम दे रहा है, प्रिया गोल्ड वाला मार्जिन ज्यादा दे रहा है। लेकिन ब्रिटानिया बिस्किट क्योंकि देखने में स्मार्ट है, उसका ब्रांड इक्विटी ज्यादा, उसका शेल्फ ऑफटेक ज्यादा होगा। इस वाले प्रोडक्ट में हो सकता है आपको 50% मार्जिन हो, इस वाले में हो सकता है आपको 20% मार्जिन हो। पर ये जो 50% मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, इसमें 1,000 रुपए का माल खाली महीने में 5 बार बिकेगा, लेकिन इसमें 1,000 रुपए का माल महीने में 100 बार बिक जाएगा। तो इसमें मार्जिन कम है पर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर फास्ट हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी आ रही है, इसीलिए कैश फ्लो बहुत तेज चल रहा है। तो क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा, कम इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो 1,000 रुपए का बिस्किट है, बिका, बिस्किट नया आया, फंसा तो 1,000 ही रुपया ना, ब्लॉक तो केवल 1,000 ही रुपया हुआ। तो 1,000 रुपए ब्लॉक होने पे वो बार बार 1,000 रुपए का माल ये महीने में 100 बार बिका, ये 1,000 रुपए का माल महीने में 10 बार बिका। अब मार्जिन ज्यादा भी हो, 10 बार बिका, वो 100 बार बिका, 10 टाइम्स ग्रोथ, वो मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिन से तो वॉल्यूम बहुत फायदा है इसमें। इसीलिए डिस्काउंट उसी को देना पड़ता है जो अपने कस्टमर को सफल नहीं बना पाता। अगर आप कस्टमर के रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा सके तो आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। आज का मेरा फ्रेमवर्क इसी के ऊपर है, ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है। तो पहला पॉइंट क्या है, अपने किसी कस्टमर का नाम लिखें, योर कस्टमर नेम, ताकि आइडिया लगे कि उसके साथ कैसे काम करना है। पर सेकंड क्वेश्चन में अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विल मेक योर कस्टमर सक्सेसफुल। याद रखिए, अपने को बड़ा नहीं करना, उसको बड़ा करना है। सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस, कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है। तो ऑप्शंस देता हूं आपके सामने, आप टिक करिए आपका कस्टमर किस चीज से सफल होता है, आपके कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उसके जीवन में क्या है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, जो आपको ठीक लगता है उन पर टिक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता है तो एनी अदर का भी मैंने कॉलम दिया है। सो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स योर कस्टमर सक्सेसफुल। मैं 14-15 सैंपल पॉइंट आपको बताने वाला हूं, आप इनमें से 2 3 4 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। जो जो आप अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं उसके बिजनेस में घुसने का प्रयास करिए। तो देखते हैं कि क्या आप कस्टमर के ग्रॉस मार्जिन पे इंपैक्ट ला सकते हैं, उसके रेवेन्यू पे ला सकते हैं, उसके इन्वेंट्री टर्नओवर पे ला सकते हैं, उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ला सकते हैं, कस्टमर का रिटेंशन, कस्टमर का नया एक्विजिशन, कस्टमर की प्रोडक्टिविटी, कस्टमर का प्रॉफिट, कस्टमर का रिडक्शन इन अनसेलेबल, कस्टमर का ब्रांड इक्विटी, उसका ग्रोथ, उसका पॉजिटिव कैश फ्लो, उसका लिक्विडिटी, उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर कोई और एनी अदर। तो इनमें से जो जो आपको ठीक लगते हैं उन पर टिक करिए। आपको देखना है कि आपके कस्टमर के लिए इनमें से कौन कौन से पॉइंट वैलिड है, या कोई और भी आप ले सकते हैं, जिससे आप उसका मनी मेकिंग मॉडल निकाल पाएंगे। ये नहीं तो जार्गन रह जाएंगे आपके लिए। यानी कि उसका ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यानी कि उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। आप, मैं एक बार फिर बताता हूँ, उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसके गोल को अचीव करने में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बड़ा कैसे होगा। आपकी मदद से कस्टमर आपका बड़ा कैसे होगा, सो दैट यू बिकम ए गैप पार्टनर, यू बिकम ए सक्सेस पार्टनर, यू बिकम ए ग्रोथ पार्टनर। वो कैसे होगा ये देखना है कि वो किधर से बड़ा होने वाला है। अब आप अपने कस्टमर को पहचान चुके हैं, आपने पीछे टिक कर लिया ना, टिक 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 टिक, इन सब में से 14-15 में से 5-6 आपने 4-5 टिक कर लिए होंगे। अब इसके बेसिस पे अपने कस्टमर का प्रोफाइल लिखिए, लिखिए कि आप कैसे क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन करने के लिए अपने कस्टमर के बारे में लिखिए कि आपका जो एक्चुअल रियल परफेक्ट कस्टमर है वो सफल किस तरीके से होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल और द ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल और मनी मेकिंग मॉडल। ये तीनों एक ही चीज है, थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझने के लिए मैंने 3 बार बोल दिया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल या मनी मेकिंग मॉडल, कि आपका कस्टमर किस चीज से ज्यादा सफल होगा। उस क्वांटिफिकेशन ऑफ हिज वैल्यू क्रिएशन, तो देखिए कि उसकी वैल्यू क्रिएशन कैसे बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, कस्टमर को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको, कई बार लोग प्रॉपर्टी समझते नहीं है, फोकस लेके आइए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करने के बाद, इसका इसको लिखने के बाद, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल कस्टमर का, तो अब तक आपने कस्टमर के बारे में ही लिखा, अब तक आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं किया, अपने बारे में कोई बात नहीं करी। तीसरे प्रश्न में आप अपने बारे में बात करेंगे। अब तक हम कस्टमर की बातें कर रहे थे बहुत देर से, अपने घर में आ गए। हाउ कैन आई रीडिफाइन एंड रिक्रिएट माय प्रोडक्ट एंड द सेल्स स्क्रिप्ट ऑफ माय प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस टू द क्वेश्चन नंबर 2, पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे, above question which is wealth maximization model of my customer and my customer's customer।
आपका कस्टमर, आपके कस्टमर का कस्टमर, उसको ग्रो करने वाला जो मॉडल ऊपर डिस्कस किया, उसके बेसिस पे आपको दो परिवर्तन लाने हैं। एक परिवर्तन आपके प्रोडक्ट सर्विस में आएगा, एक परिवर्तन आपकी सेल्स स्क्रिप्ट में आएगा। ये दो परिवर्तन आएंगे। थोड़ा बहुत चेंज आप अपने प्रोडक्ट सर्विस में ला सकते हैं, क्योंकि देखिए मोटे मोटे तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। पहले क्वेश्चन में हमने कस्टमर के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को टिक 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 कर लिया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने डिटेल में लिखा उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल के भाई वो डिटेल में फाइनली कैसे ग्रो करेगा। तो पहले टिक करके सिलेक्ट किए, मान लो 4-5 पॉइंट सिलेक्ट हुए, 4-5 पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे आप डिटेल में लिखेंगे। तीसरे वाले में अब आप अपने घर में वापस आ चुके थे, अब आपने अपने प्रोडक्ट सर्विस में इंप्रूवमेंट लाया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस, कस्टमाइजेशन, थोड़ा कभी कभी पूरा रेडिकल चेंज भी करना पड़ सकता है आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर वही करते रहे जो करते आ रहे थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। तैयार हो जाइए, ये असाइनमेंट बनाए इसलिए क्योंकि आप बड़े बड़े चेंजेस ला सकें। ये उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क्स हैं ताकि आप ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। और फाइनली फिर आप अपनी सेल्स की टीम को बिठाएं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सर्विस चेंज कर दिया, क्योंकि अब आप कस्टमर के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं, उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो सेल्स की स्क्रिप्ट में जो रीबटल होते हैं ना, रीबटल नहीं समझ रहे? रीबटल मतलब कि उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आपने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि आपने कस्टमर को अब ये दिखाया कि कस्टमर का रेवेन्यू कैसे 3 गुना बढ़ा दिया, आपने 5 गुना बढ़ा दिया। वो डिस्काउंट की बात आपसे करेगा ही नहीं, वो तो एक कहेगा लाओ भाई दे दो अभी दे दो। प्रोडक्ट में भी चेंज आ गया, सेल्स की स्क्रिप्ट में भी चेंज आ गया। इसको बोलते हैं कस्टमर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल से निकल के आया मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। हर बार याद दिला रहा हूं, आज फिर याद दिला रहा हूं, सफलता वीडियो देखने से नहीं मिलेगी। इनका प्रिंट आउट निकालिए, इनको प्रैक्टिस करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, इंप्लीमेंट करिए, ऑर्गेनाइजेशन नए लेवल पे चली जाएगी। इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन से पड़ेगा। असाइनमेंट को प्रिंट आउट निकाल के जीवन में उतारने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? जल्दी से इफ यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स। थैंक यू। सो पावरफुल, सुपर नाइस, जबरदस्त। आप में से कितने लोग इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे थे जब फर्स्ट में विवेक सर ने बोला आप सब लोग प्रोडक्ट फीचर की बात करते रहते हो, कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल की बात करनी है, कस्टमर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल की बात करनी है। सो इट इज सो सच अ रेलेवेंट वीडियो, सच अ रेलेवेंट वीडियो। और मैं सुबह भी आपको यही बता रहा था जब मैंने सेशन को शुरू किया था, मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द कस्टमर। आपको बात नहीं करनी है। राकेश सर कह रहे हैं वीपी सर इतना मस्त समझाते हैं कि मन करता है सारा दिन सुनता रहूं। वेरी गुड। लेकिन विवेक सर ने आखिरी में कॉल टू एक्शन भी दिया है, और वो ये है कि सुनने से नहीं होगा, फ्रेमवर्क को करना पड़ेगा। सो वो डांटते जो है ना आखिरी में, वो कस्टमर को नहीं डांट रहे, वो हम सबको डांट रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको ये फ्रेमवर्क को जीवन में उतारना है। अगर नहीं उतारोगे तो फिर बस मजा आएगा सुन के, लेकिन कोई लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको हमारी प्रेजेंटेशन पे वापस लेके आ रहा हूँ, और हम अब बात करने वाले हैं टारगेट ऑडियंस की आप सबके साथ। सॉरी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे समझा इस वीडियो के अंदर कि सबसे बड़ा रीजन क्या है, कारण क्या है कि हमें डिस्काउंट में माल बेचना पड़ता है। और हमने कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन करने के लिए हमने पूरा फ्रेमवर्क समझा। क्या गेस, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि व्हाट इज योर गेस, ये मनी मेकिंग मॉडल जो फ्रेमवर्क है 8P में से कहाँ पे आता है? एनी गेसेस? कौन से पी में आता है? मैं रोज पता है क्यों पूछता हूँ, ताकि जो लोगों ने अभी भी नहीं समझा ना 8P, वो कम से कम एक दिन सोचे कि आज मैं सीखूंगा, ताकि कल जाके ना मैं जब जितिन जितिन सर पूछे तो मैं बता सकूं। सो prospect, pricing and positioning, pricing and positioning, profit. Okay, okay, very nice. Price. Interesting. Very nice. Prospect, profit. ओके, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। जल्दी से, आई गिव यू 10 more seconds, थिंक। मेरा पर्पस क्या है इसको पूछने का? मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि आप सब लोग है ना जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट करें, और सोचने का प्रयास तो करो एक बार, क्या पता यू मे गिव द राइट आंसर। थिंक अबाउट इट। ओके, सब कह रहे हैं वैसे प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आप सबने।
कि प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग इज द राइट आंसर। सो ये कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल की मदद से आप अपनी पोजिशनिंग ब्रांड की इम्प्रूव करते हैं, प्राइसिंग इम्प्रूव करते हैं, तो इसीलिए हम इसको प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। करेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आ रहे हैं टारगेट ऑडियंस पे। सो दोस्तों, टारगेट ऑडियंस में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स की, और उसमें हम हमेशा ये नीड स्टेटमेंट को हमेशा इलाबोरेट करते हैं, वो है स्टार्टिंग अ बिजनेस। सो अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स से कि उनको बीबी इम्पैक्ट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, बीबी इम्पैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। सो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि हम अगले 2 दिन, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, आप सबके साथ हमारी बीबी इम्पैक्ट की ट्रेनिंग होगी, और मैं ट्रेनर नहीं रहूँगा, कोई और ट्रेनर आके आपको गाइड करेंगे उसके ऊपर। सो मैं अपनी फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा से रिज्यूम करूंगा। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स। इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रेपिटेटिव होता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या स्टार्टिंग का बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड देन इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं आगे जाके आपको इलाबोरेट भी कर दूंगा जल्दी से। सो सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जो कस्टमर का जो बिजनेस मॉडल है वो रेपिटेटिव होता है। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उसको बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम ही वो कर रहा है ना जो सब कर रहे हैं, रेपिटेटिव बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस का जो या प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ना इस वीडियो में विवेक सर बार बार बोल रहे थे छज्जू लाल पैकेजिंग, तो जो लोगों को नहीं पता ना, मैं जल्दी से बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि विवेक सर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, सो उसमें है ना विवेक सर बार बार है ना एक केस स्टडी करवाते हैं। इसका नाम है छज्जू लाल पैकेजिंग वर्सेस टेट्रा पैक। तो विवेक सर वो एग्जाम्पल दे रहे थे जिन लोगों को नहीं पता। सो उसमें गलती क्या करते हैं पार्टिसिपेंट? वो कहते हैं कि मेरा पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छा है, मेरा पैकेजिंग सबसे बेस्ट है, मेरा पैकेजिंग में लीक नहीं होता। तो B2B सेल ऐसे नहीं होती है। B2B सेल के अंदर आपको सामने वाले के बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो बताना होता है। तो विवेक सर ना वो केस स्टडी बता रहे हैं जिन लोगों को नहीं पता। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। ये 4 प्रॉब्लम्स रहती हैं बेसिकली। पहला, इनोवेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, मोनोपोली नहीं है। दूसरा, बिजनेस को कन्विंस करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बिजनेस शुरुआत करी है ना अभी। तीसरा, कस्टमर को क्लियरली बता नहीं पा रहे कि कैसे मेरा बिजनेस या मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। चौथा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे ऐसे कस्टमर्स को। सो हमारा ये फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करता है? जैसे आपने देखा, आज हमने इसमें वैल्यू प्रपोजिशन सीखा। सो हम अपने बिजनेस प्लान को और मॉडल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कस्टमर को। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कस्टमर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप इसको अपनी वोकैबलरी में ऐड कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को याद कीजिए। इससे तो आप अपने कस्टमर की नीड्स को समझ, आप अपने बिजनेस के जो प्लान है या बिजनेस का जो मॉडल है उसको डेवलप कर पाओगे। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर को डिस्काउंट पे ना बेचना पड़े, वो आप क्लियरली डिफाइन कर पाओगे। इसके साथ साथ आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे। ये 4 बड़े बेनिफिट्स होंगे। और ऑब्वियसली प्रीमियम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई है ही नहीं मार्केट में तो आप तो अपने मार्केट पे अपनी वैल्यू पे सामान बेच सकते हो ना, प्रीमियम में बेच सकते हो। तो ये 5 बड़े बेनिफिट्स होते हैं ये फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद। दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल की क्या नीड्स होती है? लुकिंग फॉर अ जॉब। सो की भी सेम प्रॉब्लम होती है कि उसको भी जॉब चाहिए। तो ये वाला फ्रेमवर्क कैसे हेल्प कर सकता है? पहला, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा फिर डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले, आप हाउ टू असेस एम्प्लॉयर नीड्स। आप ये नहीं समझ पाते हो कि यार जो मुझे हायर करेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरे से, वो समझ नहीं आता, जिसकी वजह से मैं जॉब क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं, क्वांटिफाई कैसे करूं अपने आप को। तीसरा, जो मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे टास्क, इनमें से अब जब कभी भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना, मैंने बहुत कुछ किया है। कई बार क्या होता है, लोग वो पूछते हैं इंटरव्यूअर कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जनरली जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं वो बताते हैं कि मैंने स्कूल में ये किया था, मैंने स्कूल में एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था।
अब उससे इंटरव्यूअर को क्या लेना देना है? सो आप बेसिकली क्या गलती होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, जब जॉब देख रहे होते हो, तो आप बहुत सारी बातें कर जाते हो जो इरेलीवेंट है, आपको पता ही नहीं कौन सी रेलिवेंट है। उसके बाद एक एम्प्लॉयर का माइंडसेट क्या है वो आपको नहीं पता। तो ये चार बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों के साथ। अब हमारा ये फ्रेमवर्क कैसे इनको हेल्प करता है, देखिए। आपने फ्रेमवर्क देखा, अब आपको पता है इसमें विवेक सर क्या सिखाते हैं कि आपको आपके एम्प्लॉयर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखिए, आप अपने कस्टमर को कैसे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करके दोगे वो बताइए, और फिर अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। तो ये तीन स्टेप्स में आपको करना है। अगर आपने तीन स्टेप्स कर ली, अगर आप जॉब देख रहे हो, तो आप क्या कर पाओगे? आप अपने एम्प्लॉयर के नीड्स को समझ पाओगे, आप अपने आप को वैल्यू प्रपोजिशन यानी कि आप क्या वैल्यू ऐड करोगे उस पर फोकस करोगे। जनरली लोग क्या पूछते हैं कि वाई शुड आई हायर यू, बिकॉज आई एम, और आप क्यों ये जॉब चेंज करने का सोचा? क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर सैलरी हाइक। अरे भाई, तेरे को सैलरी हाइक चाहिए तो मैं तेरे को क्यों हायर करूं? आप क्या लेकर आओगे कंपनी में उस पर तो फोकस कभी कोई करता ही नहीं। तो बेसिकली ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो समझ पाएंगे कि हमें सामने वैल्यू प्रपोजिशन रखनी है, तब जाके मेरी हायरिंग होगी। एंड इररेलेवेंट चीजों की बात करने की जगह आप अचीवमेंट्स की बात कर पाओगे, यानी कि आप करके क्या दोगे। एंड ऑब्वियसली आप अपने तरीके ढूंढ पाओगे कि जब खुद को प्रेजेंट करना है तो मैं वो एम्प्लॉयर जो मुझे हायर कर रहा है उसके गोल्स और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो और अलाइन करो। ये था जिस्ट जो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप अचीव कर पाओगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर दोस्तों। अगर स्टूडेंट्स की नीड क्या होती है? भैया मेरे को बिजनेस का एक्यूमेंट बिल्ड करना है ना, ये हम रोज करवा रहे हैं तो आपको अब तक तो याद हो गया होगा, आई होप। सो दोस्तों, सबसे पहले इनकी दिक्कत आती है कि भाई इनको क्रिटिकल में से कुछ लोग होंगे जिनको क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब नहीं पता। सो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का आसान भाषा में मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को है ना वेल रीजन जजमेंट वेल रीजन जजमेंट दे पाओ, समझ पाओ। अब इसको और आसान भाषा में एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नर्स होती है या डॉक्टर होता है ना। अगर उसको बताओगे मेरे पेट में दर्द है, तो वो ना समझ पाएगा कि यार ये हुआ क्यों। आपसे सवाल पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी रूट कॉज क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया कि जहाँ पे ना आप इमोशनल प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो बाय आस्किंग क्वेश्चन। आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको सर मैंने कल आपको चाउमीन खाई थी। अब वो ना एविडेंस पूछ समझने की कोशिश करेगा। सो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। सो आप इनके जनरली जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत वीक होती है। कस्टमर सेंट्रिसिटी तो भूल ही जाओ, क्योंकि कभी 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 जिंदगी में काम ही नहीं किया। सो कस्टमर सेंट्रिक कैसे सोच पाएंगे? और दूसरी होती है डज नॉट नो क्रिटिकल कस्टमर विनिंग फैक्टर्स, यानी कि अगर मैं बिजनेस करूंगा आगे जाके तो मुझे पता ही नहीं कि कस्टमर को कैसे लाया जाता है, यानी कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जाता है। ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं। सो ये इनकी नीड्स होती हैं। तीसरी नीड होती है कि रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है कहीं पे भी। और चौथा, ट्रेनिंग में स्टडीज में क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरली स्पीकिंग, बट जब हमें पढ़ाया भी जाता है तो ये कहते हैं कि हम प्रोडक्ट की बात करो, बट प्रोडक्ट की बात ना करके हमें बेनिफिट्स की कैसे बात करनी है ये कोई नहीं सिखाता, यानी कि आउटकम की कैसे बात करते हैं वो नहीं सिखाते। तो दोस्तों ये हमारे जो फ्रेमवर्क है स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करेगा। अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस अक्यूमेंट बिल्ड करना चाहता है तो वो समझ पाएगा इस फ्रेमवर्क की मदद से कि कैसे किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाता है थ्रू कस्टमर सेंट्रिसिटी, यानी कि कस्टमर के को ध्यान में रखते हुए कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो। हम यहाँ पे ये बात नहीं करें कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करें, नहीं, आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट में क्या चेंजेस करने हैं। दूसरा, आप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाते हो। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सीख पाते हो? क्योंकि फ्रेमवर्क की मदद से आप क्वेश्चनिंग टेक्निक सीखते हो कि सही सवाल क्या होंगे इस प्रॉब्लम को समझने के या इस सोल्यूशन को ले जाने के लिए, और अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए मार्केट में, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल। इवन आप जब शादी करने के लिए जाते हो ना, तो भी आपकी वैल्यू प्रपोजिशन बहुत काम आती है, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है ना खुद को। दैट्स ऑल्सो सेलिंग स्क्रिप्ट कि भाई आपने क्या किया है, व्हाट अचीवमेंट्स यू हैड। सो वैल्यू प्रपोजिशन कैसे करते हैं ये आप पर्सनल प्रोफेशनल दोनों जगह यूज कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये तो हर जगह काम में आएगी वैल्यू प्रपोजिशन। इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कम बात करते हो लेकिन रेलेवेंट बात करते हो। इसके अलावा आप मार्केट में कैसे अडेप्ट करना है खुद को वो आप समझ पाओगे और एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जो ग्रोथ चाहते हैं। अब मैं इसको जल्दी से कवर कर देता हूँ, फिर हम आपको असेसमेंट की तरफ लेके चलेंगे। आ, इनको प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि
कैरियर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, कैरियर में ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है। इसके अलावा परफॉर्मेंस कम हो गया है बहुत ज़्यादा। ये बहुत आसानी से समझने वाली बातें हैं, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, सेम जॉब देख रहे हैं, मेरे भी स्किल उन्हीं के जैसे हैं, तो मैं जॉब्स को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी नेगोशिएशन स्किल्स आपको भी करनी है ना। तो जनरली स्पीकिंग यहाँ पे ये बताया गया नेगोशिएशन स्किल के लिए कि आप नेगोशिएट मत कीजिए, आप वैल्यू की बात कीजिए। जनरली क्या होता है कि आप सब लोग भी तो डिस्काउंट में बेच रहे होते हैं ना, ये सब नया ऑफर आया है, ले लीजिए। सो यहाँ पे ऑफर की बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे बात करनी है वैल्यू की। और वैल्यू को कैसे प्रेजेंट करते हैं मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ। एरो मॉडल भी आज सिखाया, क्वेश्चनिंग भी आपको सिखाया। अगर आप वो फॉलो करोगे ना, कस्टमर आपसे भी डिस्काउंट नहीं मांगेगा। ये आप सबके लिए भी आज बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क पढ़ा दिया है मैंने। सो आप अपने कस्टमर की रिलेशनशिप इंप्रूव कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के जो स्किल है उसको डेवलप कर पाओगे, नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव कर पाओगे, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना पाओगे। इन सब की मदद से आप जो आपका गोल है वो है एक अच्छी जॉब ढूंढना। तो ये चार चीजें आपको मदद करेंगी एक अच्छी जॉब को ढूंढने के लिए। अब आते हैं दोस्तों बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, उनकी नीड होती है बिजनेस को एक्सपैंड करना या बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इस फ्रेमवर्क के संदर्भ में जो उनको प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स वो हैं जो कस्टमर्स हमें बताते हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ कि बाकी सब तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। बाकी सब तो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को माल बेच रहे हैं, मैं नहीं बेच पा रहा हूँ। मेरी मार्केट में प्रेजेंस स्टैग्नेंट हो चुकी है, मेरा मार्केट शेयर बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। इसके अलावा मेरे प्रोडक्ट में सर्विसेज में कोई इनोवेशन ही नहीं है। मार्केट बदल रही है, अब बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अपनी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, मेरी मार्केट खा रहे हैं, मार्केट शेयर मेरा कम हो रहा है। तो दोस्तों ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं इस फ्रेमवर्क के संदर्भ में, जिसका सोल्यूशन अगर आपने ये फ्रेमवर्क कर लिया तो आपको मिल जाता है। जैसे कि आपने बढ़ा पाएंगे, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। नेगोशिएशन मतलब आप बड़े बड़े ब्रांड जहाँ पे कोई और काम कर रहा है आज की डेट में, आप वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेकर आ पाएंगे। आप अपने फाइनेंस को इंप्रूव कर लेंगे क्योंकि आपको रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, आप मार्केट में अपनी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएंगे। आप क्योंकि वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो आपके क्लाइंट्स आपके साथ रिटेन रहेंगे, रिलेशनशिप इंप्रूव कर पाएंगे, अपने ब्रांड की इमेज को एनहांस कर पाएंगे। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपको अपने कस्टमर के साथ शेयर करने हैं। ये आपको याद करना है, आपको वोकैबलरी, बिजनेस वोकैबलरी में आपकी इंप्रूव कर रहा हूँ। आज तक हो सकता है आप यही बोलते हैं सर बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आज के बाद हो सकता है कि आप बोले सर आप अपने ब्रांड की इमेज एनहांस कर पाएंगे, अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग इंप्रूव कर पाएंगे, सेल्स एंड रेवेन्यू इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा क्लोज प्रकार से आपको अपनी वोकैबलरी को इंप्रूव। इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज ट्रेनिंग विच इज नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस। इसमें इन सवालों की मदद से आप कस्टमर को इस प्रोडक्ट को लेके या इस फ्रेमवर्क को लेके नीड बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो सर, डू यू करेंटली स्ट्रगल टू कन्विंस क्लाइंट्स टू बाय योर प्रोडक्ट, यानी कि क्या आपको अभी दिक्कत आती है कस्टमर को कन्वर्ट करने में? कितना आसान है आपके लिए? अगर मैं कस्टमर एक्विजिशन की बात करूं सर, नए कस्टमर एक्विजिशन की, तो आपके लिए कितना आसान है वो कर पाना? आप अभी अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हो, आपकी स्क्रिप्ट क्या है? सर जैसे मैंने मुझे सेल्स की पिच क्या है, आप अपने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बताते हो? सर क्या अभी तक आप ब्रांड बना पाए हो मार्केट में? दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आप याद कर सकते हो। और अगर कस्टमर कभी भी बोले ना, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के संदर्भ में ये सवाल आप यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम्स मैंने हर स्लाइड में बताई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल की क्या होती है, स्टूडेंट्स की क्या होती है, बिजनेसमैन की क्या होती है। अगर कस्टमर ने कभी भी वो सिग्नल दिया ना आपको, तो आपको ये सवाल उनके साथ प्रैक्टिस करने हैं, समझने के लिए कि क्या यही प्रोडक्ट उनके लिए सही है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा आपको आपको कल बताया था कि मैं आपको कुछ वैल्यूज जो हैं, जो मैं डे टू डे यूज करता हूँ, वो आपको सिखाना चाहता हूँ। और ये मेरा एक एंडेवर है, पर्सनल एंडेवर है कि अगर आप मार्केट में जाएं, आप भी एक इमेज होल्ड करते हैं, आपका भी एक पर्सनल ब्रांड है। और पर्सनल ब्रांड है ना, वैल्यूबल्स की नहीं, पहले वैल्यूज की बात करता है। सो इसलिए आप सबको एक आज जो मैं बताना चाहता हूँ है बीइंग सिंपल। ऐसा मेरा एक फंडामेंटल है विच इज सिंपल थिंकिंग एंड हाई थिंक सॉरी, I got it confused. So simple living and high thinking.
दैट इज माई फंडामेंटल विच आई ऑलवेज फॉलो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जनरली स्पीकिंग ना, आई डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट माई लाइफ अननेसेसरली। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जनरली स्पीकिंग हम क्या करते हैं, हम चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें हम या तो ओवर थिंक करते हैं, या हम उस हर बात को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाते हैं कि यार ये हो गया तो क्या होगा। सो जनरली स्पीकिंग हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे हैं समय के साथ साथ। सो अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि मैं इस समय मेरा मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस है कि मुझे अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है, मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर वो फोकस को आप पकड़ के चलो एंड ऑलवेज ट्राई टू लिव अ सिंपल थॉट प्रोसेस, सो आप आसानी से अपने गोल्स और अपने अचीवमेंट्स को कर पाओगे। जनरली क्या होता है कि हमें सब कुछ चाहिए होता है एक ही समय,